हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पार्ट 17 ऑफ द अकाउंट फंडा क्लास और क्लास 11th। और आज हम करेंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्री में द जर्नल एंट्री फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपको वहां नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए एट माई नंबर 9549168168। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 17 नाउ। हाय गाइस, सो आज का जो टॉपिक है उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके अंदर आपको इस कंसेप्ट पे आपको मास्टरी होना कंपलसरी है। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पर फिर भी मैं आपको ब्रीफली उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मुझे एक साल के अंदर ही मिलने वाला है। नॉर्मली उसका जो बेनिफिट है वो मुझे एक साल के अंदर ही मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके जो बेनिफिट है वो मुझे एक साल से ज़्यादा मिलेंगे। सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने एक पेन खरीदा। अब पेन मैं कितने महीने यूज़ कर लूँगा? 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो साल भर में तो ये ख़त्म हो जाएगा उसका बेनिफिट। तो पेन जो खर्चा है वो मेरा क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने कोई एम्प्लॉय हायर किया, उसको सैलरी दी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने स्टेशनरी परचेज की, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने टेलीफोन यूज़ किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिलता है। मतलब जैसे सपोज करो मैंने मशीन खरीदी, तो मशीनरी का बेनिफिट मुझे एक साल से ज़्यादा मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक मशीनरी एक साल ही चलेगी। नॉर्मली जो मशीन है वो 2 साल 5 साल चलती है। व्हीकल है 5 साल तक चलता है। फर्नीचर है सालों साल रहता है। तो ये सब जो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके बेनिफिट एक साल से ज़्यादा होता है उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिनका बेनिफिट एक साल से कम होता है उसको मैं बोलता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा मेजर डिफरेंस पता क्या है? कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उनकी रीसेल वैल्यू होती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नॉर्मली रीसेल वैल्यू नहीं होती है। मतलब अगर मैंने ये पेन 20 रुपये में खरीद लिया तो अब मुझे क्या मैं इसको बेच पाऊंगा, मार्केट में सेल कर पाऊंगा 20 रुपये में या 10 रुपये में? नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वो नॉर्मली ये छोटे खर्चे हैं। बट अगर मान लो मैंने एक मशीनरी खरीदी, 2 लाख की मशीनरी खरीदी, तो मैं फ्यूचर में उसको 2 लाख की मशीनरी 1.5 लाख रुपए में 1 लाख में सेल कर सकता हूँ। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉर्मली रीसेल वैल्यू होती है, बड़े खर्चे होते हैं। बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग वापस बिकती है, लैंड खरीदा लैंड बिकता है वापस। तो ये इनकी रीसेल वैल्यू होती है, प्लस उनका जो लाइफ होती है वो 1 ईयर से ज़्यादा होती है। पर आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन इसी पे है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आपको अकाउंटिंग तो आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं एक्सपेंडिचर मानूंगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं क्या मानूंगा? मैं एसेट मानूंगा। क्लियर है? पर आज का जो टॉपिक जो मुझे आपको डिस्कस कराना है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक ये लैपटॉप मैंने खरीदा और उसके अंदर जो रैम लगी हुई है ना वो लेट सपोज 8 GB की है। कितने GB की है? 8 GB की रैम है। और वो मैंने लैपटॉप लेट सपोज 1 लाख में खरीदा। कितने में खरीदा? 1 लाख में। तो मैं ना 2 अलग अलग केस ले रहा हूं। दोनों केस में आप देखना फर्क देखना, केस नंबर 1, केस नंबर 2। दोनों केस में मैंने लैपटॉप खरीदा। एक केस के अंदर एंट्री क्या होगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज करो मैंने कैश में लिया, 1 लाख का मैंने लैपटॉप लिया। और लैपटॉप इसके अंदर भी वही एंट्री होगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। दोनों केस बराबर हैं अभी तक। तो कैश अकाउंट कितने का? 1 लाख का लिया। ओके, नाउ ये लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख पे किया। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। दोनों के अंदर मैंने 2 अलग अलग केस ले रहा हूं। नाउ केस नंबर 1 पता है मैं क्या मान रहा हूं? देखो केस नंबर 1 मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। केस नंबर 1, रिपेयर ऑफ लैपटॉप। सपोज करो मैंने ये लैपटॉप 1 अप्रैल को खरीदा 2018 को, और ये भी लैपटॉप मैंने 1 अप्रैल को ही खरीदा 2018 को खरीदा। दोनों की रिकॉर्डिंग हुई।
अब हुआ क्या, मैंने 3 महीने 4 महीने लैपटॉप यूज़ किया और 4 महीने बाद सडनली लैपटॉप ख़राब हो गया। तो मैं लैपटॉप रिपेयर के पास गया, तो लैपटॉप रिपेयर ने कहा देखो इसकी रैम ख़राब हो गई है और रैम रिप्लेस करनी पड़ेगी, ऐड नहीं करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। मतलब जो अभी जो रैम लगी हुई है ना वो ख़राब हो गई है, वो हमें नई रैम लगा के डालनी पड़ेगी और ये रैम जो लगी हुई है वो फेंकनी पड़ेगी। तो इसको मैं पता क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा रिपेयर हो रहा है। तो रिपेयर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर जो मेरे एसेट को ओरिजिनली हालत में लाने के लिए हेल्प करता है। मतलब आज लैपटॉप जब मैंने नया खरीदा तो मेरा रैम 8 GB था, तो आज 4 महीने यूज़ करने के बाद अगर मान लो उसके अंदर कुछ रिपेयर आ गया, ये रैम ख़राब हो गई या कुछ भी ख़राब हो गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया उसने ठीक किया या उसने रैम को ये हटा के नई रैम लगा दी, तो वो जो खर्चा है उसको मैं क्या मानता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता हूँ और उस खर्चे को मैं एक्सपेंस मानूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानूंगा। तो नॉर्मल रिपेयर ऑफ लैपटॉप, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ व्हीकल, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, ये सब खर्चे कहाँ जाएंगे, मेरे खर्चे मानूंगा। सपोज करो मैंने खर्चा किया जो उसने रैम रिपेयर की, लेट सपोज वो जो रैम है 5000 की है, तो रिपेयर हो गया, मतलब उसने रैम क्या किया, रिपेयर किया, रैम रिप्लेस्ड, देखो मैं ध्यान से रिप्लेस्ड किया, तो कितना हो गया 5000 खर्चा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सर रिपेयर एक्सपेंस भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो रिपेयर टू लैपटॉप भी लिख सकते हो, और आपने उसको कैश दिया 5000 रुपये, 5000 रुपये, और ये तो डेबिट ही होने वाला है, ये क्रेडिट होगा बिकॉज ये एक्सपेंस और ये क्रेडिट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, केस नंबर 1 जो मैं मान रहा हूँ, मैं सपोज करो 5 जुलाई को मेरी लैपटॉप की रिपेयर हो गई, तो मैं एंट्री करूंगा रिपेयर टू लैपटॉप भी कर सकते हो या रिपेयर टू लैपटॉप, रिपेयर लैपटॉप या लैपटॉप रिपेयर टू कैश अकाउंट। कितने का खर्चा हुआ, 5000 का। ओके, ये तो हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर, ये समझ में आया, ये मैं रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो और वो वॉशिंग मशीन 4 महीने यूज़ किया और उसके बाद उसमें कुछ फॉल्ट आने लग गई, तो आप सर्विस टेक्नीशियन को बुलाते हो, वो आता है, वो ठीक करके चले जाता है। तो वो जो आपने 500, 1000, 2000 रुपये खर्चा दिया, उसको मैं क्या मानूंगा, रिपेयर मानूंगा। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, मुझे आप बताना। आपने एक फ्रिज खरीदा, फ्रिज में कंप्रेसर ही खराब हो गया, फ्रिज का कंप्रेसर ही खराब हो गया और वो कंप्रेसर रिप्लेस हो रहा है, मतलब जो कंप्रेसर पहले वाला था उसको फेंकना पड़ेगा, नया कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। क्या वो रिपेयर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रिपेयर मानूंगा मैं खर्चा। क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनली हालत में लाने के लिए मैंने वो खर्चा लैपटॉप के, वो मैंने फ्रिज के लिए किया है। तो नॉर्मली मैं इसको क्या मानूंगा, रिपेयर मानूंगा। डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, पर नॉर्मली मैं बता रहा हूं कि जो छोटे मोटे जो खर्चे भी होते हैं ना, उनको मैं रिपेयर में ही कैटेगराइज करूंगा। तो यहां बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने 4 महीने लैपटॉप, मैं 3-4 महीने लैपटॉप यूज किया, पर मुझे लैपटॉप ये बड़ा स्लो लग रहा है। स्लो का मतलब हो गया कि बहुत धीरे काम कर रहा है। लैपटॉप में सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप में अभी भी 8 GB जो रैम है वो अच्छी काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा जो वर्क है उससे लैपटॉप से काम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे इसमें ना रैम इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या गया, बाजार में गया और एक नई रैम खरीद के लाया, नई रैम मैं खरीद के लाया। कितने की रैम, लेट सपोज केस नंबर 2 में मैं न्यू रैम परचेज, न्यू रैम परचेज। अब एक बात बताओ, लेट सपोज 4 GB की मैंने रैम परचेज की, ₹4000 की मैंने परचेज की। अब मुझे बात बताओ, क्या ये रिपेयर है या फिर ये कुछ और है, क्या ये रिपेयर है क्या, नहीं, ये रिपेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरी पहले रैम कितने की थी, 8 GB की, अभी भी अच्छी तरह काम कर रहा है। मैंने क्या किया, उसमें नई रैम लगा दी, नई रैम लगा दी, मतलब अब ये 8 GB का लैपटॉप नहीं रहा, अब ये कन्वर्ट होके ना मेरा जो लैपटॉप है फास्ट हो गया और इसके अंदर जो रैम हो गई ना वो 8 + 4 12 GB की हो गई है। समझ में आया। तो
पहले में मैं रिप्लेस कर रहा था, खराब हुआ, इस केस में मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, एक नई रैम लगा रहा हूं। तो इस खर्चे को मैं क्या दूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दूंगा। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा पता है, ये जिस एसेट के लिए मैंने खरीदा वहां जाएगा। मैंने ये जो रैम जो खरीदी, तो रैम अकाउंट नहीं जाएगा, वो जाएगा लैपटॉप अकाउंट में जाएगा। मतलब इसकी एंट्री होगी, जो भी खर्चा होगा तो लैपटॉप में जाएगा। मैंने कैश पे किया 4,000 रुपये, तो क्रेडिट, और ये होगा डेबिट, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में सपोज करो मैंने 5 जुलाई को मैं ये बता रहा हूँ, 5 जुलाई को मैंने रैम इंक्रीज किया, तो मैं एंट्री करूँगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको दोनों में मतलब समझ में आया। पहले केस में मैं लैपटॉप को रिपेयर कर रहा था, तो मैं रिपेयर में लेके जाऊंगा, एसेट में लेके नहीं जाऊंगा। एसेट अलग होता है, रिपेयर अलग होता है। दूसरे के केस के अंदर मैंने एसेट को रिपेयर नहीं किया है, ऐड किया, नया ऐड किया है। ओरिजिनली से उसकी वैल्यू और बढ़ गई है, और जो चीज ओरिजिनली से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मैं उसको कहां लेके जाता हूं, एसेट अकाउंट में लेके जाता हूं। लैपटॉप की वैल्यू मैंने 8 से 12 जीबी कर ली, तो वो लैपटॉप अकाउंट में जाएगा, रिपेयर में नहीं जाएगा। रिपेयर में वो जाता है जो ओरिजिनली हालत मेंटेन करने के लिए लगता है। दोनों में मतलब समझ में आया, फर्क समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप मुझे एक एग्जांपल, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, और 10 लाख की बिल्डिंग पे आपने 2 साल 3 साल यूज किया, और उसके बाद आपने उस बिल्डिंग को वाइट वॉश कराया। आपने एक नई की नई बिल्डिंग खरीदी, और उस बिल्डिंग को 10 लाख में खरीदा, और आपने उसके बाद उसको वाइट वॉश करा दिया 4 साल बाद। तो जो आप वाइट वॉश कराओगे बिल्डिंग का पूरी, वो रिपेयर में जाएगा या बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, सोच के बताओ। वो रिपेयर में जाएगा या बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। सर हमने वाइट वॉश करा दिया, तो वो तो मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। कहां से इंक्रीज कर रहा है, ओरिजिनली जब आपने बिल्डिंग खरीदी थी, तो नई बिल्डिंग खरीदी थी, उसमें पूरा वाइट बिल्डिंग खरीदी थी। अब आपने 4 साल यूज किया, उसकी वैल्यू कम हो गई, और आपने नया वाइट वॉश करा दिया। तो इससे बिल्डिंग की ओरिजिनल से वैल्यू कैसे इंक्रीज हुई, ओरिजिनल से वैल्यू इंक्रीज हुई क्या, नहीं हुई। तो वो रिपेयर में जाएगा। बात समझ में आया, वो किस में जाएगा, रिपेयर में जाएगा। समझे। दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर, मैंने वो बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर और ऊपर ऐड कर लिया, एक फ्लोर और ऐड कर लिया ऊपर। भाई 5 फ्लोर की बिल्डिंग खरीदी थी, मैंने एक फ्लोर और ऐड कर लिया। अब बताओ ये रिपेयर में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा? अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्यों? इससे बिल्डिंग की ओरिजिनल से वैल्यू बढ़ गई है। ओरिजिनल जो 5 फ्लोर का था वो 6 फ्लोर का हो गया, उससे वैल्यू उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। जब आप वो नया फ्लोर का जो भी खर्चा डालोगे वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, ना कि वो रिपेयर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे बिल्डिंग की वैल्यू ओरिजिनल से भी इंक्रीज हो रही है। आपने बिल्डिंग खरीदी और उसमें बहुत सारे इंटीरियर्स कर लिए। बिल्डिंग खरीदी आपने, आज 4 महीने बाद आपने खूब सारे उसके अंदर इंटीरियर्स में बहुत खर्चा कर लिया। डिफरेंट तरह के आपने फैंस लगा दिए, डिफरेंट तरह की लाइट्स लगा दी। वो सब खर्चा कहां जाएगा बताओ? वो सब खर्चा बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटीरियर से मेरे बिल्डिंग की ओरिजिनल से वैल्यू बढ़ रही है। जो भी एक्सपेंडिचर से ओरिजिनल से वैल्यू बढ़ती है ना, उसको मैं लेके जाता हूं एसेट अकाउंट के अंदर। तो बिल्डिंग के अंदर मैंने अगर नई लाइट्स, एलईडी लाइट्स लगाई हर जगह, पहले कुछ भी नहीं था, नई लाइट्स लगाई, या फिर पहले ओल्ड लाइट्स थी, मैंने नई एकदम नई लाइटिंग, नया कलर, एशियन पेंट और सब लगाया, तो वो जो खर्चा है वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। हाँ, अगर बिल्डिंग में कोई बल्ब लगा हुआ था और मैंने बल्ब खराब होकर उसको रिप्लेस किया, तो वो बिल्डिंग में नहीं जाएगा, वो रिपेयर में जाएगा। क्लियर है? इसी कंसेप्ट पे मैं ना आपको आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 कराऊंगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर?
लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। पहला पॉइंट बता रहा है मशीन वॉज ब्रॉट फॉर 1 लाख रुपीज़, इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर 2000 रुपीज़। आपको पता है अगर मैंने कोई भी एसेट खरीदा और उसके लिए मैंने कोई भी चार्जेस दूंगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, तो वो मैं एसेट के अंदर ही ऐड कर लूँगा। तो मैंने मशीनरी कितनी खरीदी, 1 लाख की खरीदी, और उसका इंस्टॉलेशन जो खर्चा होता है उसके बिना वो मशीनरी चल नहीं सकती है, तो वो खर्चा भी मैं मशीन अकाउंट में डाल दूंगा। तो व्हाट आई विल डू मशीन, और मैंने यहाँ पे कैश पे किया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कैश पे करूँगा, तो 1,02,000, 1,02,000। नो नीड टू शो सेपरेटली, मुझे नहीं दिखाना पड़ेगा इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपको मैं रीज़न बता चुका हूँ। तो एंट्री क्या करूँगा, मशीन अकाउंट डेबिट, बिकॉज जो भी इसके खर्चे होते हैं, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे मशीन अकाउंट के अंदर क्लब हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, machine was brought for 2 lakh, installation charges for 3000 and freight for the machinery transportation is 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लाख की मशीनरी खरीदी, इंस्टॉलेशन का खर्चा किया 3000 का, और मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा आया 1000 रुपये का। ठीक है भाई, तो मशीन की क्या वैल्यू हो जाएगी, सारा का सारा अकाउंट, सारे के सारे ये मशीन अकाउंट में जाएंगे। 2 लाख रुपये प्लस 3000 रुपीज़ प्लस 1000 रुपीज़, बिकॉज ये जो सारे खर्चे हैं इसके बिना मेरी मशीनरी फैक्ट्री में नहीं आती और इंस्टॉल नहीं होती। इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चा होता है वो मैं मशीन अकाउंट में लेके जाऊंगा। तो मैं एंट्री करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,04,000, 2,04,000। क्लियर। थर्ड पॉइंट, Freight and installation were paid for the installation of machinery 5,000 रुपीज़, वो भी मशीनरी के अंदर जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, जो भी खर्चा एसेट के इंस्टॉलेशन तक इंकर्ड होता है वो एसेट में ही जाता है। ओके, मैंने फ्रेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, क्यों पे किया, क्योंकि मेरे को मशीनरी इंस्टॉल करानी थी, तो वो खर्चा कहाँ जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा। तो सिंपल है, बस ये अलग अलग पॉइंट बता रहा है कि ऐसे वैसे हो गया, कुछ करना नहीं है, सब मशीन में जाएगा। इंस्टॉलेशन का सारे खर्चे मैं अलग से नहीं दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, फ्रेट एक्सपेंडिचर नहीं। गुड्स होता तो बात अलग होती है, गुड्स स्टोरी है मेरा, अभी गुड्स के भी आएंगे। वाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग डन 10,000, बताओ क्या करूंगा, मैंने बिल्डिंग को वाइट वॉश कराया। देखो वाइट वॉश जब भी मैं बिल्डिंग को कराता हूं तो मैं बिल्डिंग को ओरिजिनल हालत में लाता हूं। भी जब मैंने बिल्डिंग खरीदी होगी तो बट ऑब्वियस नई बिल्डिंग खरीदता हूं, या मैंने कोई पुरानी बिल्डिंग भी खरीदी होगी तो अच्छी हालत में होगी, फिर मैंने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैंने वाइट वॉश कराता हूँ नॉर्मली। तो जो वाइट वॉश जो मैंने बिल्डिंग को कराई उससे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, उससे बिल्डिंग की वैल्यू मेंटेन रह रही है, ओरिजिनल कंडीशन पे आ रही है। तो ये मेरा कहाँ जाएगा, रिपेयर में जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, इस क्वेश्चन के पहले कंसेप्ट बताया था कि वो खर्चा कहाँ जाएगा, रिपेयर में। वाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग रिपेयर में, हाँ बिल्डिंग में मैंने एक और फ्लोर ऐड किया तो वो बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। ओके, तो ये जो खर्चा है ये क्या हो जाएगा सर, ये रिपेयर में जाएगा। रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर लिख सकते हो, बिल्डिंग रिपेयर कितना है भाई, 10,000 रुपये, और मैंने कैश दे दिया 10,000 रुपये। ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंस है। ओके, फोर्थ, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा, रिपेयर के अंदर जाएगा, बिकॉज ये जो खर्चा है मेरा रिपेयर का खर्चा है। वाइट वॉश ऑफ द बिल्डिंग इज माई रिपेयर खर्चा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रैम ऑफ द लैपटॉप गॉट रिपेयर्ड। अरे रिपेयर करूंगा तो खर्चा रिपेयर पे जाएगा, तो लिखो रिपेयर टू लैपटॉप, या आप लिख सकते हो रिपेयर एक्सपेंडिचर या लैपटॉप रिपेयर, पर सिर्फ लैपटॉप अकाउंट नहीं। और मैंने कैश पे किया, अब तो समझ में आ गया 2000। बस है क्या, बस कंसेप्ट आना चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 6, रैम ऑफ द लैपटॉप इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 GB टू 16 GB। 8 GB से बढ़ाकर मैंने 16 GB कर लिया और उसके लिए खर्चा लगा 5,000 रुपये। अब बताओ ये खर्चा कहाँ जाएगा। अरे लैपटॉप की वैल्यू ओरिजिनल से इंक्रीज हुई क्या,
हाँ 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 सर, ओरिजिनल से इंक्रीज हुई। ओरिजिनली सर ये 8 GB का रैम था, अब आपने 16 GB कर ली, लैपटॉप की वैल्यू ओरिजिनल से भी बढ़ गई, तो वो लैपटॉप अकाउंट में जाएगा, रिपेयर में नहीं जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। तो लैपटॉप को मैं डेबिट करूंगा, मेरी एसेट की वैल्यू उससे बढ़ रही है और मैंने उसके लिए कैश पे किया। कितना है मेरा? 5,000 रुपये। अमाउंट पे मत जाना, अमाउंट पे मत जाओ, नेचर पे जाओ कि नेचर क्या है खर्चे की। डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी इज चार्ज एट 20% पर एनम। मशीनरी की बुक वैल्यू 50,000 रुपये है। अच्छा भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि मैंने मशीनरी कब खरीदी, कब बाय की, नथिंग इज रिटर्न। अब मैं क्या करूंगा? बोल रहा है लैपटॉप है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे 20% पर एनम और मशीन की बुक वैल्यू 50,000 है। ओके, बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? सर 50,000 रुपये। डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? सर 20% पर एनम। सर कितने महीने यूज़ किया? क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो मैं एज्यूम करूंगा पूरे साल यूज़ किया। मैं कैसे एज्यूम कर लूँ 2 महीने यूज़ किया, 4 महीने यूज़ किया? क्वेश्चन साइलेंट है, पूरे साल यूज़ किया। सो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? सर 50,000 का 20/100 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ओके, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो हो जाएगा मेरा खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, कितने का? 10,000 का मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरी वैल्यू कम हो रही है और मेरी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, 10,000 से मेरी कम हो रही है। ये मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, ये मेरा एसेट है और मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करूंगा मैं? 7th, डेप्रिसिएशन। कौन बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये जो खर्चा है आपने उसको यूज पे क्यों नहीं किया? अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% पर एनम और यहाँ पे कुछ बता ही नहीं कितने महीने यूज किया। क्वेश्चन बोलता तो मैं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, depreciation on the vehicle if at 10% per annum. Vehicle was purchased on 1st February 2018 at rupees 30,000. Pass the entry on 31st March. 31st March को मुझे एंट्री पास करनी है 8th। बहुत ही सिंपल है। 31st मार्च को 2018 को मुझे एंट्री पास करनी है। वो बोल रहा है आपने व्हीकल बाय किया। ठीक है भाई, बाय किया तो अच्छी बात है ना। कितने का बाय किया? 30,000 का बाय किया। ओके, व्हीकल की कॉस्ट क्या है? सर व्हीकल की कॉस्ट है 30,000 रुपीज। ओके, आपने उसकी डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? सर डेप्रिसिएशन की रेट सर 10% पर एनम। कितना यूज़ किया आपने? सर लिखा हुआ है क्वेश्चन में मैंने 1 फरवरी को परचेज किया। ओके, तो 1 फरवरी 2018 से लेके मैं ईयर एंड मेरा कब है? 31 मार्च तक। कितना टाइम हो गया? अरे पूरा फरवरी यूज़ किया, पूरा मार्च यूज़ किया, दैट इज 2 मंथ यूज़ किया मैंने मशीनरी। और यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल कितना होगा? मैं आपको बता चुका हूँ 30,000 की अगर जो कॉस्ट है, पहले तो आप डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालो, उसके बाद 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे। 30,000 पे 10% तो पूरे साल का निकल गया, बिकॉज ये 10% पर एनम लिखा हुआ है। सिंस मैंने 2 महीने यूज़ किया है वो मशीनरी, तो 2/12 करूँगा। ओके, तो एंट्री क्या आ जाएगी? दिस 500। ओके, कितना लगेगा? 500 लगेगा। ओके, सो डेप्रिसिएशन, एक मैं यहाँ पे ना मैंने ऊपर जो लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नहीं लिख देना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसका डेप्रिसिएशन होता है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन एंड ऑन व्हीकल ना, हाँ, अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट मैं ठीक से लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 500 से मेरी वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने 2 महीने यूज़ किया है और क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है, तो 1 साल का हुआ 3,000, 2 महीने का हुआ 2/12। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पहले ये लिखो, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ
एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द मशीनरी कॉस्टिंग 6 लाख। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? 6 लाख की मेरी मशीनरी है, ओके, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा भाई? वो बता रहा है 10% पूरे साल का है, और वो बोल रहा है 2 महीने के लिए निकालना है, तो इंटू 2/12 करना क्या है मुझे? 6 लाख की मेरी मशीनरी है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन की रेट क्या दे रखी है? 10% दे रखी है, और बोल रहा है आपको 2 महीने का ही निकालना है, ये पूरे साल का है, तो 2 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 कर लूंगा, हो जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा आंसर? दिस कट्स दिस 6, तो 10,000 रुपीज। तो मेरी एंट्री क्या होगी? क्या नंबर है? 9 नंबर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन डेबिट टू मशीन अकाउंट। भाई मशीन अकाउंट से मेरी वैल्यू कम हो रही है, कितने से कम हो रही है? 10,000 से। जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है 2 महीने का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, तो मुझे क्वेश्चन की बात तो माननी पड़ेगी। ओके, समझ में आ गया। परचेज द मशीनरी फॉर 2 लाख बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इंकर्ड ₹5,000 विच इज नॉट पेड टिल नाउ टू सैनी एंड कंपनी। अच्छा, वो बोल रहा है कि मैंने एक मशीनरी परचेज की, नहीं आई एम सॉरी, परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख, वो सैनी कंपनी कहीं और था। परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इंकर्ड ऑफ ₹5,000 विच इज नॉट पेड टिल नाउ। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। कंसेप्ट समझ में आपको, अगर अब तक के सारे कंसेप्ट आते हैं ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको कंसेप्ट सब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मशीनरी परचेज की चेक से, मैंने मशीनरी चेक से परचेज की, और उसमें इंस्टॉलेशन खर्चा भी मैंने लगाया, 5,000 रुपये लगाया। अच्छा, कंसेप्ट क्या बोलता है जो मैंने समझाया? सर आपने बताया कि इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चा होगा वो मशीन में जाएगा। हाँ जाएगा। चलो मैं बताओ मेरा कितना खर्चा हुआ मशीनरी में? सर 2 लाख का तो खर्चा हुआ जो चेक से पेमेंट किया, बाकी का 5,000 का पेमेंट नहीं किया। देखो मैं ये एंट्री आपको पहले 2 अलग अलग एंट्री करके बताता हूँ, और फिर मैं आपको कंबाइन करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ध्यान से, कंसेप्ट आपको आता है, ये एंट्री आप कर सकते हो, आपको सारे कंसेप्ट आते हैं। देखो आपको कैसे पता है? देखो 2 लाख की मशीनरी है, ये आपको पता है, ये भी आपको पता है कि 2 जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ये भी मशीन में जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ। पहले मशीन की एंट्री कर लेता हूँ। जब मैंने मशीन बाय की थी तब मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कंबाइंड एंट्री करूंगा। जब मैंने मशीनरी बाय की थी तो मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी? 2 लाख से। अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस इग्नोर करते हैं। मैंने बैंक से पेमेंट किया, हाँ सर 2 लाख का। सर बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। मैंने मशीनरी परचेज की, बैंक से पेमेंट कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, दूसरा पॉइंट क्या था? वो बोल रहा है इंस्टॉलेशन चार्ज। मशीनरी का तो मैंने पे कर लिया। भाई हुआ क्या, मैंने मशीनरी खरीदी, लेट सपोज मैंने बॉम्बे से खरीदी मशीनरी, तो मैंने खरीदी और उसी टाइम उसको पेमेंट देके आ गया। और फिर मैंने उसको कहा तो एक काम करना कि उसको ना कोई ट्रक से मेरे यहाँ पे भेज दे, ट्रक वाले को पैसे मैं दे दूंगा। पर मैंने अभी तक दिए नहीं है पैसे, अभी तक पैसे दिए नहीं है, पर खर्चा इंकर्ड हो गया। हाँ खर्चा, और वो खर्चा कहाँ जाएगा? खर्चा तो मेरा हो गया 5,000 रुपये, सॉरी कितने रुपए? हाँ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये खर्चा तो हो गया। हाँ सर खर्चा तो आपका हो गया, क्यों? क्योंकि मशीनरी आपकी फैक्ट्री तक तो आ गई है। वो बोल रहा है इंकर्ड, जब भी वर्ड आ गया ना इंकर्ड, इसका मतलब है खर्चा तो मेरा हो गया, पे नहीं किया वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर मेरा एक्चुअल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्चुअल कंसेप्ट बोलता यही है कि आप जब ड्यू होगा तब आप एंट्री करो। तो मेरा खर्चा तो हो गया पर मैंने पे नहीं किया। वो खर्चा जाएगा कहाँ पे? इंस्टॉलेशन चार्जेस लिखूं या मशीनरी अकाउंट लिखूं? यही तो आपका कंसेप्ट काम आएगा। सर ने कहा था इंस्टॉलेशन चार्जेस तक का जो भी खर्चा है वो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, एसेट अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब है एक तो मेरा मशीनरी अकाउंट जाएगा, वो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा सा समझ में आ गया। कितना खर्चा है? 5,000 रुपये। तो 2 क्या करूंगा? देखो अगर आपको ऐसे समझना है तो एक तो मेरी मशीनरी की वैल्यू, जो मशीनरी की वैल्यू क्या, मशीन के लाने का खर्चा है 5,000 जो जाएगा मशीनरी के अंदर डेबिट। 2 क्या जाएगा? सर कैश कर लो ना। अरे कैश कैसे कर लूँ? क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं कैश। कहाँ लिखा हुआ है कैश? लिखा हुआ है कि पे नहीं किया मैंने। क्लियरली बोल रहा है क्वेश्चन मैंने पे नहीं किया, तो क्वेश्चन मतलब मेरा पेमेंट करना बाकी है ना। ओके, मैंने आपको एक अकाउंट बताया था, याद है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
और वो कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंस अकाउंट नहीं होता है, वो लाइबिलिटी अकाउंट होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो मैं क्या लिखूंगा पता है? मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, एक अलग अकाउंट बनाऊंगा, आउटस्टैंडिंग, क्या खर्चा दिया मैंने? इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये मेरा मशीनरी, मेरा चलो मैं, ये मेरा एसेट है और ये मेरा लाइबिलिटी है। सर कैसे लाइबिलिटी है? आप कुछ भी बोल रहे हो, यहाँ एसेट तो लाइबिलिटी। अरे मशीनरी खरीदता हूँ, मेरा एसेट, और एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है? इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्चा होता है, पर वो खर्चा तो मैं मशीन में लेके चला गया। तो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस वो होते हैं कि जो खर्चे मैंने इंकर्ड कर लिए पर मैंने कोई पार्टी को पे नहीं किए। सिर्फ यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया? आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस। और वो कहाँ लेकर, वो ये लाइबिलिटी है, खर्चा नहीं है। दिस इज नॉट माई एक्सपेंडिचर। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था आउटस्टैंडिंग क्या, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या फिर अनपेड, उसके अंदर मैं आपको बताया था कि जब भी वर्ड आ जाता है प्रीफिक्स सफिक्स, आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्यूड हो गया, अनपेड आ गया, तो वो जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस नहीं होते, फिर वो बन जाती है लाइबिलिटी। तो ये मेरा लाइबिलिटी है। अच्छा मेरा लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है? सर लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, आपको किसी को पैसे देने हैं, आपको ट्रक वाले को पैसे देने हैं 5,000 रुपये। ओहो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी बढ़ते ही मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। ओके सर समझ में आ गया। तो मैं मशीनरी तो मैं 5,000 पे डेबिट करूंगा क्योंकि जो खर्चा है इन्फ्लेशन वो जाएगा तो मशीनरी में। सिंस मैंने पेमेंट नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000, मतलब ये मुझे देने बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये मेरा क्रेडिट होगा। अच्छा अब मैं आपको ना यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों नहीं की, यहाँ पे मैं कंबाइन एंट्री करूंगा। फिर कंबाइन कैसे करेंगे एक बात बताओ, दोनों के दोनों खर्चे मशीनरी अकाउंट में जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? सर पक्का जाने चाहिए। तो कंबाइन एंट्री करें सर, दोनों के दोनों खर्चे मशीन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के खर्चे जो हैं 2 लाख रुपए जो आपने इंकर किया है प्लस आपने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस इंकर किया है 5,000 रुपये, तो 2,05,000 रुपये आपने खर्चा मशीन के लिए किया है, वो मशीन में ही जाने चाहिए। और मशीन मेरा एसेट है तो ये डेबिट होगा। तो सर क्रेडिट क्या होगा? कितना पैसा मैंने पेमेंट किया है? सर मैंने पैसा दिया है, कैश में दिया है, सॉरी मैंने बैंक से पैसा दिया है। कितना पैसा मैंने बैंक से दे दिया? सर 2 लाख रुपए दे दिए। तो ये मेरा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। और कितना पैसा मैंने नहीं दिया? सर मैंने 5,000 रुपये नहीं दिए तो वो मेरा कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर इंस्टॉलेशन, बस और कुछ नहीं। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी लिख सकते हो। और ये मेरा क्या है? अरे भाई ये मेरा खर्चा है, ये हो जाएगा डेबिट। समझ में आया? तो डेबिट क्या करूंगा मैं पता है? सॉरी ये मेरा खर्चा नहीं, क्या कर रहा हूं मैं? आउटस्टैंडिंग जिसके पास वर्ड आ गया वो हो जाता है मेरा लाइबिलिटी हो जाता है। और जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड आ गया इसका मतलब है कि मुझे वो किसी आदमी को पे करना है, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब इसका जो है ना, इन दोनों की मैं कंबाइन एंट्री नहीं कर सकता, दोनों में मशीन डेबिट हो रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट 2,05,000 रुपये। उसके बाद टू बैंक, मैंने कितना पे कर लिया? सर 2 लाख तो आपने बैंक से पे कर लिया और बाकी का पेमेंट बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर इंस्टॉलेशन कितना? ये हो गया अभी कंबाइन एंट्री। इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर रहा हूँ, दोनों मशीन डेबिट 2,05,000, टू बैंक 2 लाख रुपए, टू आउटस्टैंडिंग इंफ्लेशन चार्जेस, दोनों को कंबाइन तो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ एक्चुअली? इस एंट्री को अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी आप नहीं समझ पाओगे हुआ क्या है। मशीनरी खरीद 2,05,000 की, पेमेंट तो मैंने कर लिया, 2,05,000 रुपये करना बाकी है। ओके और ये मैंने आपको करके बता दिया कि ये खर्चा जाएगा तो 100% मशीन में, बट सिंस मैंने पे नहीं किया, पे करता तो सिंपल सी बात थी, टू कैश होता, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू बैंक होता, 2,05,000 रुपये खत्म। पर सिंस मैंने पे नहीं किया है तो ये खर्चा जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में जाएगा 2,000 रुपये, 5,000 रुपये का। क्लियर है? ओके सर समझ में आ गया। ओके कौन सा पॉइंट हुआ? 10th पॉइंट हुआ। 11th परचेज ऑफ मशीनरी
नहीं ये नहीं, एक सेकेंड, हाँ 11th पॉइंट। अब 11th पॉइंट में क्या है, कुछ भी नहीं है 11th पॉइंट पे। कभी कभी लगता है कि मैं ये पॉइंट आपको करा क्यों रहा हूँ, आप तो ऐसे ही कर लोगे। 11th, परचेज मशीनरी फॉर 3 लाख रुपीज बाय चेक एंड पे द इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ₹5,000 बाय कैश। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने एक मशीनरी खरीदी, आपको ये तो पता ही है कि जो भी मशीनरी के खर्चे होते हैं वो कहाँ जाएंगे, हमेशा मशीनरी पे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं रिपेयर और इंस्टॉलेशन तक वो मशीनरी में जाएंगे। वो बोल रहा है कि मैंने मशीनरी परचेज की, ये मैंने 3 लाख की परचेज़ की, 3 लाख की परचेज़ की और उसके ऊपर मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा दिया 5,000 रुपये। ओके, तो टोटल मैंने 3,05,000 रुपये खर्च किए, जिसमें से मैंने बैंक से जो पेमेंट किया वो कितना किया है सर, बैंक से पेमेंट सिर्फ 3 लाख का हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है बाकी का जो पेमेंट है वो किससे होगा सर, वो बाकी का पेमेंट बोल रहा है कैश से किया है 5,000 रुपये। बात समझ में आई। मैंने एक मशीनरी खरीदी, देखो हुआ क्या, देखो आप सोचो कहीं पे भी अटक जाओ तो सोचो, अब रियल लाइफ में आप बिजनेस करते हो, दुकान पे गए, मशीनरी खरीदी, आपने चेक से पेमेंट कर लिया, मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मशीनरी तो हो जाएगी डेबिट, क्योंकि मशीनरी तो मेरा खर्चा है और जो भी मेरा इंस्टॉलेशन का फिर खर्चा क्या एसेट है, तो एसेट होता है तो क्या करता हूँ मैं उसको डेबिट करता हूँ, बिकॉज मेरा उसकी वैल्यू बढ़ रही है। बैंक उसका मैंने ना एक का मशीनरी का पेमेंट तो दुकान पे करके आ गया बैंक से, तो बैंक मेरे यहाँ से चला गया क्रेडिट। और एक ट्रक का जो भाड़ा था, ट्रक का जो फ्रेट, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। वो मैंने कैश में दे दिया। भाई ट्रक वाला मेरे घर पे आया, मशीनरी मेरे घर पे रखी, मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए, तो मैंने क्या किया उसको कैश दिया, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूंगा, मशीन अकाउंट डेबिट। भाई मेरे मशीनरी तो 3,05,000 की ली, उसमें से मेरे पास बैंक से पैसे गए 3 लाख के गए और कैश के पैसे गए 5,000 के। मतलब मैंने दोनों जो खर्चे इंस्टॉलेशन वो सारे खर्चे मशीनरी में डाले, उसमें से बैंक का खर्चा बैंक से इतना पेमेंट किया, बाकी का पेमेंट मैंने कैश से किया 5,000 रुपये। ओके सर, समझ में आ गया। 12 बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मुझे बताओ क्या पॉइंट है ये। प्रिपेयर परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड। देखो ना, ये ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना, इससे आपके ना कंसेप्ट चेक होंगे। बोलता है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर, ओल्ड मशीनरी हाईलाइट करो, ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख and spend 5,000 on the carriage and 20,000 on the immediate repair. Enter payment, entire payment is made by the check। बताओ इसका क्या होगा। देखो मैंने ना एक ओल्ड मशीनरी परचेज की है, तो भाई मैंने मशीनरी कितने की परचेज की, मैंने सर मशीनरी जो परचेज की है, तो ये बात तो है कि एक मशीनरी अकाउंट आएगा। सर मैंने कितने की ली है, पर 1 लाख की ली है। ये मैंने कितने की लिए, 1 लाख की लिए। वो बोल रहा है कि मैंने 5,000 रुपये कैरेज में खर्च किए। मैंने क्या कहा था, जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में, जो भी कैरेज इंस्टॉलेशन खर्चा होता है। ओके, प्लस 5,000 रुपीज़ कैरेज, हाँ ठीक है, प्लस और क्या बोल रहा है 20,000 रुपीज़ रिपेयर पे खर्च किया। अब यहाँ ही तो प्रॉब्लम आ गई कि ये क्या हो गया सर। अब ये जो रिपेयर का खर्चा है ये मैं अलग से दिखाता हूँ ना, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है रिपेयर क्या मशीनरी को, नहीं ये भी खर्चा मशीन में जाएगा। कैसे सर, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कैसे। सोचो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने घर पे आने के पहले आपने क्या किया, सेकेंड हैंड गाड़ी पे थोड़ा ठीक कराया उसको, उस पर इंजन चेंज कराया, उस पर मैंने पेंटिंग कराई, या मैंने जो भी मतलब छोटे मोटे खर्चे किए उसके अंदर। तो वो जो खर्चे मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मशीनरी को लाने के लिए कर रहा हूँ या मशीनरी लाने के फिर वो कार आने के लिए कर रहा हूँ या कार आने के बाद कर रहा हूँ, कार आने के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी मैं खर्चा उसको यूजफुल बनाने के लिए करता हूँ वो क्या हो जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये बात ध्यान रखना, वो क्या हो जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो सॉरी, मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, उसमें से मैंने कैरिज पे किया 5,000 रुपये। वो बोल रहा है कि मैंने एक रिपेयर भी कराया। अरे रिपेयर भी होगा तो भी वो मशीन में ही जाएगा, बस यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कैसे जाएगा? मशीनरी है 10 लाख की, मैंने उस पर कैरिज खर्च किया 5,000 का और रिपेयर किया 20,000 का। सर रिपेयर का खर्चा आप मशीन में क्यों डाल रहे हो? आप तो गलत पढ़ा रहे हो। आपने तो कहा था रिपेयर का खर्चा रिपेयर में जाएगा, तो आप रिपेयर का खर्चा मशीन में क्यों डाल रहे हो? अरे सुनो तो सही मेरी बात, मैंने ये कहा था कि जो भी खर्चा मशीनरी तक इंस्टॉलेशन तक होता है या एसेट के इंस्टॉलेशन तक होता है वो खर्चा एसेट अकाउंट में जाता है। एक बात बताओ, मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी और उसको मैंने पेंट कराया, रिपेयर कराया, या उसके अंदर जो चीज़ें ख़राब थी, अभी तक मेरी फैक्ट्री नहीं पहुंची है, जो चीज़ें ख़राब थी वो मैंने चेंजेस कराई, तो वो जो खर्चे वो कहाँ जाएंगे? वो कार अकाउंट में जाएंगे, बिकॉज कार आने के पहले वो मैंने सारे खर्चे किए। इधर यही तो बोल रहा है कि मैंने एक मशीनरी परचेज की, ओल्ड मशीनरी परचेज की, कोई पुरानी मशीन थी, कोई पुरानी फैक्ट्री से मशीन ली, उसको मैंने अपनी फैक्ट्री तक लाया, उसके लिए खर्चा, और उस पर मैंने 20,000 रुपये खर्च किए इमीडिएट रिपेयर पे, मतलब इमीडिएटली मैंने उसको रिपेयर करा दिया। ओके, तो हुआ क्या, मेरे पास रिपेयर कराया, तो टोटल जो खर्चा हो गया वो हो गया 1,25,000 रुपये। और वो सारा खर्चा कहाँ जाएगा पता है? मशीनरी अकाउंट में जाएगा। वापस समझाता हूँ, रिपेयर का खर्चा भी मशीन में क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि वो मशीन को लाने के लिए है, मतलब मशीनरी को अभी तक फैक्ट्री में आने के बाद, खराब के बाद, अगर आने के बाद होती है रिपेयर, तो वो रिपेयर में जाऊंगा। अभी तक तो मशीनरी आई भी नहीं, मशीनरी खरीदी मैंने, उसको रिपेयर कराया और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया, तो वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? वो सारे खर्चे जाएंगे मशीन अकाउंट में डेबिट। और मैंने बैंक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया? मैंने चेक से पेमेंट दिया, तो मैंने करूंगा बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से होगा? 1,25,000 से क्रेडिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मशीन को डेबिट करूंगा और टू बैंक करूंगा, बस सिंपल सी एंट्री। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? 1,25,000 125,000 सॉरी 125,000 और 125,000, मतलब मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, उस पर कैरेज इंकर्ड किया, वो मशीनरी में जाएगा। रिपेयर, सर रिपेयर खर्चा, रिपेयर तो मशीनरी आने के पहले का खर्चा है ना, बाद में अगर आने के बाद मैं रिपेयर करूंगा तो वो रिपेयर में जाएगा। अभी अगर मशीनरी मेरी फैक्ट्री में आई भी नहीं, तो जब फैक्ट्री में आई भी नहीं तो जब उसका मैं रिपेयर करा के अपने घर पे ला रहा हूँ, तो मेरा खर्चा क्या बन जाएगा? जो मैंने रिपेयर कराया और जो मैंने कैरिज पे किया, सब के सब मशीनरी अकाउंट में जाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से कितना पैसा गया? 1,25,000 रुपये गया। 12th, लेट्स डू द 13 पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 13 पे लिखा हुआ है, परचेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख एंड पे 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, ऑल्सो इंकर 10,000 ऑन द स्टैम्प ड्यूटी एंड द रजिस्ट्रेशन। पेमेंट ऑफ बिल्डिंग इज मेड बाय द चेक एंड पेमेंट फॉर द स्टैम्प एंड द रजिस्ट्रेशन इज मेड बाय द कैश। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बस कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया है। देखो आपको कंसेप्ट सारे आते हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? और बिल्डिंग की कॉस्ट है 1 लाख रुपए। मैंने बिल्डिंग खरीदी, हाँ बिल्डिंग खरीदी, मैं एंट्री नंबर 13 कर रहा हूँ। मैंने बिल्डिंग खरीदी, हाँ ठीक है भाई, बिल्डिंग की सर कॉस्ट ओरिजिनली है 1 लाख रुपए। एक बात बताओ, बिल्डिंग जब मैं खरीदता हूँ तो मुझे कुछ ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता है। ब्रोकरेज कौन होते हैं? जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, वो मुझे बिल्डिंग ढूंढ के देते हैं कि कहाँ पे सर आप बिल्डिंग खरीदो, फिर वो नेगोशिएशन करते हैं, तो वो लोग फ्री में थोड़ी करते हैं, मुझे ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है।
तो कितना मैं पे कर रहा हूँ, 2% पे करता हूँ। और हम नहीं, 2% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 2% किसका निकालूंगा, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का। उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी, 1 लाख, तो 2% इस पे निकलेगा, किसी और पे नहीं निकलेगा। 2% ऑन द 1 लाख रुपीज। ओके, तो मैंने सर ब्रोकरेज पे की, ब्रोकरेज पे की, कितनी पे की सर, 2%। तो 2% ऑफ 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू 2000 रुपीज़ मैंने ब्रोकरेज पे की। हाँ, और बोल रहा है कि मैंने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन पे किया। भाई मुझे गवर्नमेंट को भी तो पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट के ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे बिल्डिंग का रजिस्ट्री करानी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी करना पड़ता है। तो मैंने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कराया, उसका जो खर्चा हुआ वो हुआ 10,000 रुपीज़। तो टोटल खर्चा कितना हुआ मेरा, 1 लाख 1,12,000। भाई 1 लाख की तो बिल्डिंग पड़ी, 2,000 का ब्रोकरेज हुआ, 10,000 का वो हुआ। अच्छा, कुछ के मन में डाउट आ रहा होगा अभी कि सर ये 10,000 रुपये इसमें ऐड करके 2% निकालो। आप 1 लाख पे बिल्डिंग पे ऐड करो 10,000 रुपये और उसके बाद 2% निकालो, नहीं। 2% जो ब्रोकरेज जो नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर चार्ज करते हैं वो बिल्डिंग की कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग खरीदने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफिस गया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वो जो खर्चा होता है वो अलग होता है, उस पर वो 2% नहीं लेता। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस होता है उस पर नहीं लेता, वो नॉर्मली बिल्डिंग पे लेता है। ये नॉर्मली मार्केट का रूल है। तो पहले मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, मैंने इसको ब्रोकरेज पे की, अब बिल्डिंग मेरे नाम, अब फिर मैंने बिल्डिंग रजिस्ट्री कराई, स्टैम्प ड्यूटी कराई, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1,12,000 रुपये। तो ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख रुपीज। नाउ टोटल खर्चा मेरा हो गया 1,12,000 रुपये। अच्छा, ये खर्चा, सारा खर्चा कहाँ जाएगा, क्या मैं 3 अलग अलग हेडिंग खोलूं, बिल्डिंग एक्सपेंस, बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, ब्रोकरेज सर खर्चा है, स्टैम्प ड्यूटी सर खर्चा है? नहीं। कंसेप्ट मैंने क्या कहा था, कोई भी अगर एसेट को मैं ओरिजिनल जब तक मेरे फैक्ट्री में आ नहीं जाता, या जो चीज़ जरूरी होती है इंकर्ड करने के लिए, एक और लाइन में ऐड कर लेता हूँ उसके अंदर, जो एक्सपेंस जरूरी होता है कोई एसेट खरीदने के लिए, तो वो एक्सपेंस मैं एसेट में ही ऐड कर लेता हूँ। बिना ब्रोकरेज के क्या मैं बिल्डिंग खरीद सकता, क्या नहीं खरीद सकता था, बिकॉज मुझे ब्रोकरेज तो पे करनी है। बिना स्टैम्प ड्यूटी के मैं बिल्डिंग खरीद सकता हूँ, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि आप जब भी बिल्डिंग खरीदोगे या घर खरीदोगे आपको स्टैम्प ड्यूटी तो करानी पड़ेगी। मतलब ये खर्चे मैंडेटरी हैं। ब्रोकरेज तो मुझे देनी पड़ेगी बिकॉज मार्केट में रूल है, ये भी देना पड़ेगा। और ये किसके लिए खर्चा हुआ, ये सब बिल्डिंग को खरीदने खर्चा हुआ। तो जब भी मैं कोई नई चीज़ खरीदता हूँ उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर जब वो उस खरीदने के टाइम पे होते हैं वो उस एसेट में लेकर चले जाता हूँ। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर से रिलेटेड जब मैंने उसका रिक्शे का किराया दिया, वो सब कहाँ जाएगा, फर्नीचर में जाएगा। बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग खरीदने के लिए मुझे उसको ब्रोकरेज देनी पड़ी, मुझे स्टैम्प ड्यूटी भी करना पड़ा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ। तो मैं इन सबको मैं कहाँ लेके जाऊँगा, बिल्डिंग अकाउंट में लेके जाऊँगा। बात समझ में आई? तो इसको मैं लेके जाऊँगा बिल्डिंग अकाउंट में। तो सर एक बात तो 100% समझ में आ गई कि बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे 1,12,000 रुपये और ये होगा डेबिट, बिकॉज ये है मेरा एसेट। एसेट है ना, हाँ एसेट है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, कैश आएगा, बैंक आएगा या कुछ और आएगा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है कि पेमेंट जो है मैंने बिल्डिंग का चेक से दिया। अरे बहुत ही सिंपल है, मतलब मैंने बैंक से पेमेंट दिया। ओके, कितने का दिया, बिल्डिंग का पैसा, बिल्डिंग का पैसा। तो 1 लाख रुपए मैंने बैंक से दिया। बैंक मेरा बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? सर मैं पैसा दे रहा हूँ, बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक का बैलेंस कम ही तो होगा या बढ़ेगा थोड़ी। व्हेनेवर आई पे समथिंग मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक क्या, मेरा एसेट कम होगा, क्रेडिट। ओके, और मैंने बोल रहा है कि मैंने जो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन और जो ब्रोकरेज है, जो ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है, वो मैंने कैश से पेमेंट किया। अच्छा ठीक है, मतलब ये मैंने कैश में पेमेंट किया, मतलब ये जो मैंने 12,000 रुपये मैंने कैश पे पेमेंट किया। कैश मेरा एसेट है तो वो एसेट जा रहा है, कैश जा रहा है 12,000 रुपये। समझ में आ गया? हो गई ना एंट्री मेरी। क्या करना है मुझे,
13 बिल्डिंग मैंने खरीदी जिसमें टोटल खर्चा मेरा लग गया 1,12,000 रुपये और जिसका मैंने पेमेंट किया, बिल्डिंग का पेमेंट किया मैंने बैंक से और बाकी का जो पेमेंट था वो मैंने किया कैश से पेमेंट किया। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। कितनी सिंपल एंट्री थी। कॉम्प्लिकेटेड कितना कर लिया कि 2% ब्रोकरेज लगा, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, वो चेक से पेमेंट हुआ। वो अगर लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता कि चेक्स और बैंक से, तो मैं नॉर्मली इसको बैंक मानता हूँ, टू बैंक ही मानता, सारा खर्चा बैंक से मानता हूँ। क्वेश्चन में अगर साइलेंट होता है तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है। नॉर्मली बिल्डिंग, लैंड, ये सब हम हमेशा बैंक से, हम ये डीलिंग कैश में नहीं करते नॉर्मली, तो ये सब खर्चा किस में आएगा? बैंक से ही आता है। पर क्वेश्चन में जो लिखा है वो फॉलो करेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, या एक और तरीका बताऊं, आप लिख सकते हो टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लिख सकते हो, बिकॉज आपके वो मार्क्स नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं कहा था कि क्या करना है आपको। क्लियर है? चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ब्रॉट 10 शेयर ऑफ रिलायंस एट 1,000 रुपीज पर शेयर, 2% ब्रोकरेज पेड। 2% मैंने क्या किया? ब्रोकरेज, रिलायंस का शेयर बाय किया। ऑल द पेमेंट हैज़ बीन मेड थ्रू अ बैंक। देखो पहली बात तो जब भी आप शेयर खरीदोगे या बेचोगे हमेशा बैंक से ही ट्रांजेक्शन होगा, बिकॉज सेबी का रूल है कि आप कैश से डील ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट परचेज अ शेयर बाय पेइंग अ कैश, यू हैव टू डील विद द बैंक ओनली। ओके सो समझ में आ गया। तो हम चलो मैं अब डील करता हूँ 14 नंबर पॉइंट पे। वो बोल रहा है कि मैंने रिलायंस का शेयर बेचा। कितने का शेयर था? देखो एक शेयर कितने का था? अच्छा सर कंपनी भी शेयर खरीदती है क्या? अरे कंपनी भी खरीदती है, सब खरीदती है, बड़ी बड़ी कंपनी खरीदती है, शेयर खरीदती है, उस पर मत जाओ। अच्छा मैंने 10 शेयर खरीदे और एक शेयर कितने का है? एक शेयर है 1,000 रुपये का, तो मतलब टोटल मेरा कितना हो गया? 10,000 रुपये हो गया। भाई एक शेयर 1,000 रुपये का है, मैंने 10 शेयर खरीदे रिलायंस के, तो 10,000 रुपीज़ हो गया। ओके, अब जब भी मैं कुछ चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ती है, आई एम बाइंग द शेयर ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंट। बाइंग रिलायंस शेयर, 10 शेयर बाय किए, एक शेयर 1,000 का है तो 10,000 रुपये। ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ती है, भाई मैं किससे खरीद रहा हूँ ब्रोकरेज, मेरा जो ब्रोकर है उससे पे करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के टैक्सेस और सब कुछ होते हैं उसके अंदर। तो मैंने ब्रोकरेज लिखा हुआ है 2% लिखा हुआ है, तो 2% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। भाई 10,000 पे 2% कितने होते हैं? 200 रुपये मुझे ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, तो मेरा टोटल आउटगो कितना हो गया सर? 10,200 रुपये। मतलब मैंने रिलायंस के 10 शेयर लिए, एक शेयर 1,000 का लिया, तो 10 × 1,000 10,000 रुपीज़, प्लस उस पर 2% ब्रोकरेज लग गई, 2% हो गया मेरा 200 रुपीज़। तो टोटल मेरा जो खर्चा हो गया 10,200। और ये जो खर्चा है ये मैंने बैंक से पेमेंट किया, लिखा हुआ भी है, नहीं भी लिखा हो तो भी आप बैंक ही मानना। क्वेश्चन के अंदर कॉमन सेंस है, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट हम नॉर्मली कैश में नहीं खरीद सकते। हाँ क्वेश्चन में लिखा हो कैश है तो मुझे वो करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में लिखा हो तो। ओके, तो एक तो सर आपका हो गया बैंक, पर सर यहाँ पे मैं क्या लिखूं? रिलायंस अकाउंट लिखूं क्या? नहीं, कभी मत लिखना। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो उसका नाम हम पता क्या लिखते हैं? हेडिंग क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जो खाली पैसे पड़े हैं मैं वो कंपनीज में वो मैं बैंक के FD में डाल रहा हूँ या कोई शेयर खरीद रहा हूँ। तो यू कैन राइट इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, जिससे आपको मालूम रहे आपने किस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, कितना इन्वेस्ट किया पता है आपने? 10,200 और 10,200। अच्छा ये बताओ ये मेरा कौन सा है? एसेट है, एक्सपेंस है, क्या है? ये लाइबिलिटी है। अरे ये एसेट है, मैं कोई कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ तो मैं उसका मालिक, मेरा वो एसेट बन गया। मेरा आज अगर सपोज करो मेरे पास 10 शेयर पड़े रिलायंस के, तो वो मेरा एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी। कल बेच के वो मेरे पास कैश आ सकता है, दिस इज माई एसेट। और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, बैंक जब मैंने उसको पेमेंट किया तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या करूँगा? देखो मैं करूँगा इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड 10,200
टू बैंक। अब ये ब्रोकरेज अलग से मत दिखा देना, क्योंकि ये ब्रोकरेज ज़रूरी है आपको ये शेयर खरीदने के लिए, उसके बिना आप शेयर नहीं खरीद सकते हो। तो इसलिए हाँ, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन में दे दिया तो ये ज़रूरी है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसी पॉइंट अगर आप ना समझ गए हो ना, तो देखो लास्ट पॉइंट में मैं आपके पास ऐसा गेम खेलता हूँ, देखता हूँ आप में कॉमन सेंस अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, वही मुझे चेक करना है आपका। 15 वाला, सोल्ड 20 शेयर ऑफ टाटा स्टील एट 500 पर शेयर। मैंने सोल्ड किया, मतलब सोल्ड टाटा शेयर, कितने शेयर मैंने सेल्ड किए सर? 20 शेयर सेल्ड किए, एक शेयर 500 रुपये का है, तो टोटल हो गया 10,000 रुपये का मैंने सेल किया। अच्छा, और ब्रोकरेज भी पे की। अच्छा ठीक है भाई, ब्रोकरेज भाई, क्या मैं सेल करूं या मैं खरीदूं या मैं बेचूं? ब्रोकरेज तो दोनों में लगती है। आप बिल्डिंग आज बेचने जाओगे तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, बिल्डिंग आप जब खरीदोगे तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तभी तो प्रॉपर्टी डीलर वाले कमाते हैं, तभी तो ये जो ICICI HDFC है, ये सब के जो डीमेट खुले हुए, ये कैसे अर्न करेंगे? तो ब्रोकरेज अर्न करेंगे। तो 10,000 का मैंने माल बेचा और मैंने ब्रोकरेज कितनी पे की पता है? मैंने 2% ब्रोकरेज पे की, 2% ब्रोकरेज, 2% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसकी एंट्री करके बता दो। ये सारा मैंने बैंक से पेमेंट किया, जो भी है, मुझे अगर ये जो भी एंट्री करके बताएगा ना, सीरियसली आई विल बी वेरी हैप्पी। आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो कि सर मुझसे ये एंट्री हो गई है। सेम कंसेप्ट है जो यहाँ पे है, सेम यहाँ पे, बस फर्क पता है, हिंट भी दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं खरीद रहा हूं, यहाँ पे मैं बेच रहा हूं। करो एंट्री। मैं आपको बताऊं आप गलती कहाँ करोगे, आप पक्का गलती अमाउंट में करोगे, पक्का गलती। कैसे सर? सिंपल तो बात है, 10,000 ये, 200 ये, 10,000 200। अरे नहीं भाई, मैंने ये बेचा है, तो आपको मेरे कंपनी के एंगल से सोचो। मेरे पास पैसे आए 10,000 रुपये, मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो 10,000 रुपये पैसे आए, पर ब्रोकरेज तो मैं पे कर रहा हूँ ना, ब्रोकरेज तो मैं पे कर रहा हूँ। इधर मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, पैसे दिए, ब्रोकरेज पैसे दिए, दोनों ऐड कर लिए। इधर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बेची 10,000 में और 10,000 रुपये मेरे पास पैसे आ गए। अब ब्रोकरेज वाला पैसे मांग रहा है, ब्रोकर पैसे मांग रहा है, तो मैं उसको पैसे दूंगा, 200 रुपये दूंगा। तो मेरे पास नेट पैसा कितना आया? नेट पैसा कितना आया? 10,000 माइनस 200 आया। समझ में आया? 9,800 आया। नेट अमाउंट रिसीव्ड। नहीं समझ में आया? आ गया ना? मैंने 10,000 का सामान बेचा तो मुझे 10,000 रुपये आए। मेरे पास कैश कितना आया? आप खुद ही सोचो, आपके पास कैश कितना आएगा अगर आपको सामान बेचोगे तो? फिर 10,000 रुपये आया। फिर वो ब्रोकर आपके पास आएगा, मेरे 200 रुपये दो भाई, तो आप उसको 200 रुपये दे दोगे, तो आपके पास कितना बचा? 9,800। लास्ट केस में मैंने ऐड क्यों किया? आपने कोई चीज़ खरीदी 10,000 की, ब्रोकर आया, मुझे कमीशन दो, तो आपने 200 रुपये और दे दिए, तो 10,000 भी गए, 200 भी गए, 10,200। इधर उल्टा हो रहा है, 10,000 आए, 200 गए, तो 9,800 आए नेट। ओके, और ये बैंक से आए, तो पहला तो एंट्री हो जाएगा बैंक, और बैंक मेरा एसेट है और 9,800 से आएगा, और ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है ना, डेबिट। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, जो आपने पहले कुछ अकाउंट तो खोला होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर्स, और ये मेरा क्या है? एसेट है। और जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ तो मेरा एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये क्रेडिट। क्या डाउट है इसके अंदर? मैंने बेचा, पैसे कितने आए? बस ये ऐड मत कर लेना, यही बच्चे गलती करते हैं। 10,200 स्मार्टनेस दिखाते हैं, 10,200 सर ने बताया था ऐड कर लो, ऐड कर लो। अरे लॉजिक तो समझो, यहाँ बाय किया था दोनों चीज़ें तो हो गई। यहाँ पे ये चीज़ सेल की पैसा आया और ये गया 9,800, तो 9,800 से एंट्री होगी, बैंक से मेरा बैलेंस बढ़ेगा और जाएगा क्या? इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? यहाँ पे मेरे पास
जगह नहीं है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 15th वाली, मैं एंट्री कर रहा हूँ बैंक से पैसा आया, कितना आया सर 9,800 रुपये आया टू इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर 9,800। बस क्या करना है मुझे इसके अंदर, कोई नया पॉइंट था क्या इसके अंदर? कोई नया पॉइंट नहीं था। और ये बैंक से पैसा आया, इधर पैसा गया, अमाउंट दोनों में ब्रोकरेज सेम रखा था मैंने, पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो गए, यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे माइनस किया, क्यों? लॉजिक लगाओ ना, पैसा आया, ये पैसा गया, नेट पैसा इतना आया आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन टाटा शेयर, ये मेरी लास्ट एंट्री है। क्लियर है? सो ऑल द पॉइंट्स डन, 15 के 15 पॉइंट डन। ओके, सो क्वेश्चन 24 डन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट्स वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।